मनुष्य के देखो चेस्ट कैविटी में दो फेफड़े पाए जाते हैं, है ना, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा दाएं के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है क्योंकि यहीं पर पाया जाता है हार्ट यानी हृदय। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ये फेफड़े हैं और फेफड़ों के नीचे ये जो है एक मांसल रचना है, इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। जब डायफ्राम ऊपर आएगा तो फेफड़े सिकुड़ेंगे, और जब फेफड़े सिकुड़ेंगे तो इनमें जो वायु भरी हुई है, हवा भरी हुई है, वो इसके माध्यम से श्वास नली के माध्यम से मुख से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन जब डायफ्राम नीचे आएगा तो ये फेफड़े फैलेंगे, और जब ये फेफड़े फैलेंगे तो बाहर से वायु क्या होगी? हम सांस के माध्यम से अंदर लेंगे, और जो ट्रेकिया के माध्यम से होते हुए, यहां पर ध्यान देना, ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स से होते हुए सबसे अंदर पहुंचती है। सबसे अंदर वाला पार्ट गोलाकार आकृति होती है, इसको बोलते हैं एल्वियोली। और यहां पर इसी के अंदर होता है गैसों का आदान प्रदान। ये आकृति देखिएगा, ये बनी है ना, ये आकृति, इसके अंदर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान मतलब पूरे शरीर से CO2 युक्त ब्लड आया था फेफड़ों में, आया था कि नहीं? फेफड़ों में CO2 इसमें से निकल जाएगी और ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा? मतलब हम बोलेंगे शुद्ध ब्लड हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से CO2 निकल गई, और जो CO2 निकली है, जब हम सांस छोड़ेंगे तो CO2 शरीर से बाहर हो जाएगी, और जब हम सांस लेंगे तो बाहर की ऑक्सीजन अंदर आएगी। इस प्रकार से हमने आपको यह भी बताया था कि जब हम सांस में जो वायु लेते हैं और जो वायु छोड़ते हैं, उसमें उनका कंपोजिशन भी बताया था। जैसे हमारे वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और 78% नाइट्रोजन। तो इसमें से जितनी भी वायु जाएगी हमारे अंदर, उसमें 78% नाइट्रोजन होगी, 21% ऑक्सीजन होगी, 0.03% क्या होगी? ये CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सांस को अंदर लेंगे, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन। समझ में आया कि नहीं? उसमें ये वायु का कंपोजिशन हमारे फेफड़ों में जाएगा, ट्रैकिया के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचेगा, और फेफड़ों में एल्वियोली में क्या होगा? इसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होगा। अब गैसों का आदान प्रदान मतलब क्या? गैसों का आदान प्रदान मतलब ये कि इसमें जो हमने 21% ऑक्सीजन ली है, इसमें से 4% ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाएगी और 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। तो देखो, जब सांस लेते हैं तो ये वायु अंदर जाती है, ये कंपोजिशन रहता है, और जब सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। उसके दौरान देखो 4% ऑक्सीजन तो ले ली ना हमने, तो ऑक्सीजन कितनी छोड़ेंगे? 17% ऑक्सीजन। 0.03% CO2 हमारे अंदर गई थी, लेकिन जब हम CO2 छोड़ेंगे सांस छोड़ने में, तो कितना होगा? 4% CO2 होगी। ठीक है, और नाइट्रोजन जितनी हमने सांस में अंदर ली थी, पूरी की पूरी नाइट्रोजन हम छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं? मतलब वो अवशोषित नहीं होती है, 78% नाइट्रोजन हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे सांस के माध्यम से। सांस लेना मतलब इंस्पायरेशन, और सांस छोड़ा मतलब एक्सपायरेशन। ठीक है, और दोनों को मिला करके बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मतलब होता है श्वसन, रेस्पायरेशन मतलब श्वसन। हालांकि हिंदी में इसको बोलते हैं सांस लेना मतलब निश्वसन। निश्वसन, नी मतलब अंदर लेना, और निश्वसन मतलब सांस छोड़ना, और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास, जिसको ब्रीथिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। एक मनुष्य 1 मिनट में, एक वयस्क मनुष्य जो होता है ना, 16 से 18 बार सांस लेता है, जबकि जो बच्चे होते हैं, बच्चों की श्वसन दर जो होती है, ब्रीथिंग रेट होती है, वो कितनी होती है? 30 से 32 प्रति मिनट। 1 मिनट में 30 से 32 बार सांस लेता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरी प्रोसेस ये फेफड़ों के सिकुड़ने और फैलने से होती है। और ये जो लंग्स सिकुड़ते और फैलते हैं, इनकी खुद की क्षमता नहीं होती। हृदय के समान इसमें पेसमेकर नहीं पाया जाता, इनकी खुद की क्षमता नहीं होती। ये किस पर डिपेंड होते हैं? डायफ्राम पर डिपेंड होते हैं, डायफ्राम पर निर्भर रहते हैं। जैसे ही इन्हें सिकुड़ना है तो नीचे देखेंगे डायफ्राम की तरफ, भैया ऊपर आ जाओ, तो हम सिकुड़ जाए, है ना? डायफ्राम ऊपर आया, फेफड़े सिकुड़ गए, सांस जो वायु है वो बाहर निकल गई। ठीक है, और जब इन्हें अब सिकुड़ के जब फैलना है, नीचे देखेंगे, बोले हम ज्यादा देर नहीं सिकुड़े रह सकते, अब नीचे हो जाओ। डायफ्राम नीचे जाएगा, फेफड़े फैल जाएंगे, सांस अंदर आएगी। समझ में आया कि नहीं? ये क्रिया लगातार चलती रहती है। 1 मिनट में 16 से 18 बार ये क्रिया चलती है। क्लियर है कि नहीं? तो ये है फेफड़ों की क्रिया विधि। क्लियर है?
अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, ये सब कुछ डिपेंड करता है डायफ्राम पर। किस पर डिपेंड करता है? कभी, और ये डायफ्राम सब कुछ काम करता है, हमारे मस्तिष्क की आंतरिक क्रियाएं होती हैं, ये हमें पता नहीं चलती। आप सोचते हो क्या? आप सोचते चलो अब डायफ्राम को नीचे कर दें, अब डायफ्राम को ऊपर कर दें, नहीं सोचते ना। ये सब कुछ क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चलती रहती हैं लगातार, ठीक है। और इन सबको कंट्रोल करता है हमारा मस्तिष्क। समझ में आया कि नहीं? लेकिन कभी कभी मस्तिष्क में कुछ अनियमित होता है, मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो अनियमित हो जाती हैं, है ना। जैसे डायफ्राम की अनियमित क्रिया के कारण कभी कभी डायफ्राम अनियमित हो जाए तो व्यक्ति को हिचकियां आने लगती हैं। पता हिचकियां क्यों आती हैं? जैसे डायफ्राम जो होता ना, डायफ्राम नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायफ्राम नीचे गया फिर एकदम से ऊपर आता है, तो व्यक्ति को हिचकी आती है एकदम से। वो ये हिचकियां होती है ना, ये डायफ्राम के कारण होती है ना। डायफ्राम के कारण, डायफ्राम में मतलब अनियमित गति होने लगी, है ना, या कोई बैलेंस इसका बिगड़ा है तो उसके कारण हिचकियां आती है ना। और ये सब कुछ कंट्रोल होता हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से, ठीक है। कभी कभी हाँ, पानी पीना बोल सकते हैं कि